नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ट्री में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिन्होंने उत्तराखंड की धरती के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसे नेता की जिन्हें लोग प्यार से फील्ड मार्शल कहते थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दिवाकर भट्ट जी की, जो उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य थे और जिन्होंने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। जब पूरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की उपेक्षा से त्रस्त था, जब पहाड़ों की आवाज नीचे मैदानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तब दिवाकर भट्ट जैसे नेताओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने सड़कों पर लाठियां खाईं, गोलियों का सामना किया और जेल की सलाखों के पीछे भी अपने सपने नहीं छोड़े। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उनके संघर्ष की पूरी कहानी, उनकी राजनीतिक यात्रा और वो लेगेसी जो आज भी उत्तराखंड के लोगों के दिलों में जिंदा है। दिवाकर भट्ट जी का जन्म 1946 में हुआ था। वे उत्तराखंड की उसी पावन धरती से थे जहां हर पत्थर में संघर्ष की कहानी लिखी हुई है और हर नदी स्वतंत्रता के गीत गाती है। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि कैसे पहाड़ी इलाकों को उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा नजरअंदाज करती रही। विकास की सारी योजनाएं मैदानी इलाकों तक ही सीमित रहती थी और पहाड़ों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर न के बराबर थे। युवा दिवाकर ने जब ये देखा कि उनके लोगों को बेहतर जीवन के लिए पहाड़ छोड़कर मैदानों की ओर पलायन करना पड़ता है, तो उनके मन में एक सवाल उठा, क्यों नहीं हमारा अपना राज्य हो? क्यों नहीं हम अपने संसाधनों पर खुद नियंत्रण रख सकते? यही सवाल धीरे धीरे एक आंदोलन में बदल गया। 1970s और 1980s के दशक में जब चिपको मूवमेंट और अन्य सामाजिक आंदोलन उत्तराखंड में जोर पकड़ रहे थे, तब दिवाकर भट्ट भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हो रहे थे। 24 जुलाई 1979 का दिन उत्तराखंड के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस दिन मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई और दिवाकर भट्ट इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस पार्टी का एक ही उद्देश्य था, उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाना। उन्होंने काशी सिंह ऐरी जैसे अन्य नेताओं के साथ मिलकर इस दल को मजबूत बनाया और पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में लोगों को जागरूक करना शुरू किया। यूकेडी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, बल्कि ये पहाड़ी लोगों की उम्मीदों का प्रतीक थी। दिवाकर भट्ट ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि सेपरेट स्टेट का मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और हमारे संसाधनों पर हमारा अधिकार है। उनके भाषणों में एक अलग ही जोश था, एक ऐसी आग जो लोगों के दिलों में उम्मीद जगा देती थी। इसी कारण उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि मिली, क्योंकि वे इस आंदोलन के एक सच्चे योद्धा थे। 1994 का साल उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में सबसे दर्दनाक और निर्णायक साल था। इस साल मार्च में तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, जिसमें ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ओबीसी पॉपुलेशन सिर्फ 2.5% थी, जिसका मतलब था कि सभी सरकारी नौकरियां मैदानी इलाकों के लोगों को ही मिलेंगी। ये निर्णय पहाड़ी युवाओं के लिए एक बड़ा झटका था। इस फैसले के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्टूडेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और आम लोग सब सड़कों पर उतर आए। दिवाकर भट्ट और यूकेडी के अन्य नेता इस आंदोलन के सबसे आगे थे। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पहली बड़ी घटना हुई। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स पर बिना चेतावनी के गोलियां चला दी। 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, सलीम अहमद, गोपी चंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह और रामपाल शामिल थे। अगले दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में भी ऐसी ही घटना घटी। जो एक्टिविस्ट्स जॉइंट स्ट्रगल कमेटी के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन पर पीएसी और पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगाई, बेलमती चौहान और हंसा धनाई शहीद हो गए। ये सब इतना दर्दनाक था कि पूरा उत्तराखंड गुस्से और दुख से भर गया। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक घटना 2 अक्टूबर 1994 की रात को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर घटी। हजारों एक्टिविस्ट्स दिल्ली की ओर जा रहे थे, गांधी जयंती के दिन राजघाट पर पीसफुल धरना देने के लिए। लेकिन जब वे रामपुर तिराहे पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रात के अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के पुलिस ने गोलियां चला दी। 6 एक्टिविस्ट्स शहीद हो गए और कई महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार किए गए। ये घटना इतनी भयानक थी कि पूरे देश में इसकी निंदा हुई। इस घटना के बाद दिवाकर भट्ट और अन्य यूकेडी नेताओं ने 7 नवंबर 1994 को श्रीनगर के पास अलकनंदा नदी में स्थित श्री यंत्र टापू पर अनशन शुरू किया।
ये एक छोटा सा टापू था, लेकिन यहां से जो आवाज उठी वो पूरे देश में गूंजी। दिवाकर भट्ट और उनके साथी डेथ फास्ट पर बैठ गए। वे मरने को तैयार थे, लेकिन उत्तराखंड की मांग को छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन 10 नवंबर 1994 को पुलिस ने इस शांतिपूर्ण धरने पर भी हमला कर दिया। पुलिस ने टापू पर चढ़ाई की, लाठियां बरसाईं और कई एक्टिविस्ट्स को पीट-पीट कर अलकनंदा नदी में फेंक दिया। 2 लोगों की मौत हो गई। ये श्रीयंत्र टापू मूवमेंट उत्तराखंड आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट था। दिवाकर भट्ट की लीडरशिप में यह धरना इतना प्रभावशाली था कि पूरे देश की नजर उत्तराखंड की समस्याओं पर पड़ी। मीडिया ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस मुद्दे पर सीरियसली विचार करना पड़ा। 27 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन होम मिनिस्टर राजेश पायलट ने स्टेटहुड एक्टिविस्ट से बातचीत की। धीरे धीरे सरकार को यह एहसास होने लगा कि उत्तराखंड की मांग को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड आखिरकार भारत का 27वां राज्य बना, तो ये दिवाकर भट्ट और उनके जैसे हजारों एक्टिविस्ट्स के संघर्ष का परिणाम था। 2002 के पहले असेंबली इलेक्शंस में उत्तराखंड क्रांति दल ने 4 सीट्स जीती। दिवाकर भट्ट ने देवप्रयाग कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उनका संघर्ष जारी रहा। 2007 में यूकेटी ने बीएपी के साथ अलायंस किया। इस बार दिवाकर भट्ट देवप्रयाग से एमएलए चुने गए। उन्हें तत्कालीन चीफ मिनिस्टर भुवन चंद्र खंडूरी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने रेवेन्यू और अर्बन डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाले। मिनिस्टर के रूप में उनका कार्यकाल बहुत सक्रिय रहा। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए कई योजनाएं लाईं, लैंड रिकॉर्ड्स को सुधारने का काम किया और अर्बन एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया। 2007 से 2012 तक वे देवप्रयाग के एमएलए रहे। इस दौरान उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत काम किया। सड़कें बनवाईं, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स की स्थिति सुधारी और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया। लेकिन 2012 के इलेक्शंस में उन्हें फिर हार का सामना करना पड़ा। 2017 में उन्हें उत्तराखंड क्रांति दल का सेंट्रल प्रेसिडेंट चुना गया, लेकिन पार्टी के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण कुछ समय के लिए वे बीजेपी में शामिल हो गए और फिर 2022 में वापस यूकेडी में लौट आए। दिवाकर भट्ट जी का राजनीतिक जीवन आसान नहीं था। उन्होंने कई बार इलेक्शंस हारे, 2002, 2012, 2017 और 2022 में, लेकिन हर हार के बाद वे फिर से उठ खड़े होते थे। उनका संघर्ष सिर्फ इलेक्शंस जीतने का नहीं था, बल्कि उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने का था। 1990s में उन्हें कई बार पुलिस ब्रुटैलिटी का सामना करना पड़ा, उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उत्तराखंड क्रांति दल, जो कभी स्टेटहुड मूवमेंट की सबसे बड़ी ताकत थी, धीरे धीरे कमजोर होती गई। 2002 में 4 सीट्स, 2007 में 3 सीट्स और फिर 2022 के इलेक्शंस में एक भी सीट नहीं मिली। ये दिवाकर भट्ट जैसे नेताओं के लिए बहुत दुखद था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमेशा ये मानते रहे कि रीजनल पार्टीज की जरूरत है, क्योंकि वे ही लोकल इश्यूज को सबसे अच्छे से समझ सकती हैं। 26 नवंबर 2025 को 82 वर्ष की आयु में दिवाकर भट्ट जी ने हरिद्वार में अपने घर पर अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मृत्यु पर पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर दौड़ गई। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कंडोलेंस मैसेज जारी किया और कहा कि उत्तराखंड के लोग उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में स्टेट मॉर्निंग घोषित की गई। उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा के किनारे खरखरी क्रिमेशन ग्राउंड पर स्टेट ऑनर के साथ किया गया। सैकड़ों लोग पूरे राज्य से आए। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक, कांग्रेस लीडर हरक सिंह रावत, यूकेडी लीडर काशी सिंह एरी और हजारों आम लोग, सब उन्हें आंसुओं भरी श्रद्धांजलि देने आए। उनके बेटे ललित भट्ट ने चिता को अग्नि दी। उनके साथी काशी सिंह एरी ने कहा, दिवाकर भट्ट उत्तराखंड के एक सच्चे सपूत थे। उनकी मृत्यु पार्टी और राज्य दोनों के लिए बड़ा नुकसान है। तो दोस्तों, ये थी दिवाकर भट्ट जी की इंस्पायरिंग और इमोशनल कहानी, एक ऐसे नेता की जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप उत्तराखंड के किस और हीरो की कहानी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग बायोग्राफी के साथ। धन्यवाद और जय उत्तराखंड।